नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हूँ। मेरा नाम मनीष है और पत्रकारिता के कुछ अहम हिस्सों पे बात करने के लिए आया हूँ। पत्रकारिता, भारत की पत्रकारिता, जिसे आप लोकतंत्र के रूप में भी देखते हैं, या कहें कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में आप पत्रकारिता को देखते हैं। जहाँ आज भारत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका न्याय और लोकतंत्र से कोसों दूर है, उसी जगह पे आज अगर कुछ उम्मीद बची है तो पत्रकारिता से बची है। लोग आज अब कोर्ट में भी जाना पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि पत्रकारिता के माध्यम से उनकी आवाज़ बुलंद हो जाए। लोगों को अब पत्रकारिता पे अंतिम उम्मीद के रूप में एक ऐसी जगह बसती हुई दिखती है जहां से मानवता की रक्षा के लिए कुछ पहल की जा सकती है। मानवता, वही मानवता जिसे आप जिंदा देखते हैं। आप यह देखते हैं कि लोग दोस्ती, दुश्मनी, रिश्तेदारी तभी निभा पाते हैं जब हम आप जिंदा हो। लेकिन क्रूरता की इस महाविशाल संगठन का एक विशाल और भयावह तस्वीर भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से लोकतंत्र के क्षेत्र में मधुबनी से आ रही है। मधुबनी जो आज पूरे दुनिया के लिए कलंक के रूप में स्थापित होकर सामने खड़ी है, दिख रही है। यह ऐसी व्यवस्था जहाँ पे मानवता के सबसे प्रमुख स्तंभ, विश्वास के सबसे बड़े आधार पत्रकारिता को नरसंहार के अपने अंतिम चरण बिंदु पे अगर कह सकते हैं तो उस चरण पे जाकर खत्म कर दिया गया। अविनाश झा एक स्वतंत्र पत्रकार, जो कि अपनी पत्रकारिता से एक युवा जो अपने हौसले और अपने बुद्धि, विचार और कर्मठता से लोगों के लिए उनकी आवाज़ बन एक सशक्त भूमिका में खड़े दिख रहे थे। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही है हमारे बीच, अब हमारे बीच नहीं रहे स्वतंत्र पत्रकार, और इन्होंने जो भूमिका निभाई समाज में, और महज कुछ सालों के अंदर, कुछ ही कहे क्योंकि चंद सालों में ही इनकी ज़िंदगी खत्म इसलिए हो गई क्योंकि भारत का संविधान, भारत का संसद, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न्यायपालिका में बैठे हुए लोग इंसाफ जैसे शब्द को नहीं जानते। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस प्रकार से लोग मानवता के, या कहे कि मानवता का दोहन करते हैं, गोली मार देना, जिंदा जला देना, यह बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति में शामिल हो चुका है। आप समझ के देखिए कि जिस प्रकार से भारत के अंदर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं प्रतिदिन, महीने का नहीं, प्रतिदिन अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो जाते हैं इस देश में खाकी वर्दी के पीछे। लेकिन खाकी वर्दी का इतिहास यह है कि अब के समय में 10,000 खाकी वर्दी पहने हुए लोगों में एक व्यक्ति कहीं इंसान निकलता है या इंसाफ के लिए खड़ा हो पाता है। वह इतनी हिम्मत जुटा पाता है कि कुछ कर पाए, वह विरोध कर पाता है कि हम अवैध कामों को प्रोत्साहन नहीं देंगे। लेकिन जिस प्रकार से सत्य प्रकाश, नाम में सत्य और प्रकाश, ये कितनी बड़ी, और इसको दोनों शब्दों को जो एक साथ जुड़ा हुआ है, सत्य और प्रकाश, अगर इसको समझेंगे तो शायद इस सत्य और प्रकाश को समझते समझते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन इसकी परिभाषाओं को
और इसके वजूद को आप पूरी जिंदगी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इतना विशाल शब्द है। अगर इसको सामान्य भाषा में भी समझ ले और क्षणिक समय में क्षणिक बिंदुओं पे अगर समझने का प्रयास करें तो सत्य सत्य है और प्रकाश प्रकाश है। लेकिन जिस प्रकार से मधुबनी के एसपी सत्य प्रकाश के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, उसका अपहरण होता है और जिंदा जला दिया जाता है, उस समय आप समझ सकते हैं कि मैं जिस प्रकार से हमेशा कहता हूं कि पुलिसिंग व्यवस्था भारत के लिए कलंक का विषय है। पुलिसिंग व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बसाई गई ऐसी व्यवस्था है जिसमें उसकी नींव ही अपराध और लूट के लिए की गई। आप समझ के देखिए, अगर नींव ही घटिया हो तो उस पर फलने वाले फूलने वाले कोई भी चीज़ हो, इमारत हो, पेड़ पौधे हो या कोई भी चीज़ हो, बड़ा विशाल और व्यापक और सुदृढ़ नहीं हो सकता है। बेईमानी से उत्पन्न की गई संपत्ति और बेईमानी के पैसों से अर्जित कोई भी चीज़ कितनी लंबी चलती है उसका परिचय मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, लेकिन आप अपने निजी जीवन में बहुत महसूस करते होंगे। यह बात एक बार फिर से साबित हो गई। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं सत्य प्रकाश का, जो कि मधुबनी के एसपी हैं। यह है हमारे एसपी साहब। संवैधानिक रूप से इनको अधिकार है कि ये गुंडई कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं, और वहाँ के जिला अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी है कि अवैध रूप से संचालित किसी भी व्यवस्थाओं को रोके, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो ढंग से किसी काम को करे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी लूट खसोट की व्यवस्थाओं में शामिल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एक स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की आवाज़ बनने वाले कि किस प्रकार से आवाज़ खत्म कर दी गई, बंद कर दी गई, जिसमें मानवता ही नहीं। आज झा की मृत्यु के साथ पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए उन तमाम लोगों के लिए यह अभिशाप का विषय है। पत्रकारिता के माध्यम से आवाज़ उठाने वाले सतर्क हो जाए। अपराधी पुलिस प्रशासन मिलकर इसी प्रकार से जिंदा जलाते रहेंगे और थाना के माध्यम से एक एफआईआर हो जाएगी और कोर्ट में पूरा जीवन घसीटते रह जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी चला गया, संसाधन चले जाएंगे और आपके पास जो भी बची खुची कुछ रकम होगी वो ना आपके विकास काम आएगी और न्याय के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है, जिस न्याय के लिए आपको लगातार रोज रोज जाकर संघर्ष करना होगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि आत्मनिर्भर सुरक्षा फोर्स की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि खाकी वर्दी के भरोसे कुछ नहीं हो सकता है। यह खाकी वर्दी चोर और बेईमानों से भरी हुई पटी हुई एक व्यवस्था है, जिसमें 10,000 लोगों में शायद एक व्यक्ति आपको खाकी वर्दी की वाकई में जो कहा जाता है। देखिए, स्थापना जिस बिंदु से हुई, जैसे हुई, वह तो पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार और लूट खसोट बेईमानी के ही तहत हुई, लेकिन उसमें भी हिरण्यकश्यप के घर में भी कोई और पैदा होता है। इसकी कहानी आप सब जानते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि सतर्कता के साथ अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा अगर आप समझ रहे हैं तो कुछ करने का अभियान बनाइए, नहीं तो भारत का संविधान आपको जीने का अधिकार नहीं देगा। देखिए, जिस समय भारत का संविधान बना, लोगों ने बनाया, इस देश के लोगों ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में होने वाले संशोधनों पे फोकस ही नहीं किया। जिस समय भारत का संविधान निर्माण हुआ, उस समय हम गुलामी में शुरू हुए थे और आज़ादी के कुछ बाद हमने अपना संविधान बनाकर तैयार किया।
लेकिन उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बहुत अलग है। फिर भी समय समय पर होने वाले बदलाव, संविधान में संशोधन आम आदमी के हितों में नहीं रही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के संविधान में हम अब भी वही ढोके चल रहे हैं जो 1857 और 1700 ईस्वी में लिख दिया गया। हमारे संविधान को आधुनिक 2021 का होना चाहिए। अगर कल हम जाते हैं तो आधुनिक युग में 2022 का होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा, पत्रकारिता को जीवित कर लीजिए। अगर पत्रकारिता मर गई तो मानवता में भरोसा रखने वाले लोग सिर्फ अपराध और आपराधिक प्रवृत्तियों में ही शामिल होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। शराब एक वरदान के रूप में आज बिहार में जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य पूरा कर रही है। मैं मनीष आज बिहार में शराबबंदी एवं भारत की वर्तमान परिस्थिति जिसमें